अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जहांगीर सैयद आपके प्रोग्राम सच के साथ हाजिर खिदमत है और प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता है। नाज़रीन, जिस तरह कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि हम इख्तिसासी या स्पेशलाइज़ शोबे से स्पेशलाइज़ शख्सियत का इंतखाब करते हैं ताकि हम ये जान सकें कि जो हमारे सवालात ज़हन में आते हैं, जिनसे हमें सामना करना पड़ता है, उसका हल क्या है और उससे बर्बादी किस तरह हुई है। क्या उसमें इम्कान ये है कि हम बेहतरी की तरफ जा सकें? यही हमारा दर्द है, यही हमारा दुख है, जो सवालात की शक्ल में हम अपने माहिर के सामने रखते हैं और उनसे जवाब लेते हैं और आप तक डिलीवर करते हैं। आज आप तो हमारे साथ रहते हैं, चूँकि हमारे साथ काफ़ी जब इक़्तिसादी कोई मरहला होता है तो हमारे प्रोफेसर हैं शाहिद अली साहब, यूनिवर्सिटीज़ में कई डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ाते हैं और सबसे बड़ी बात है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी हैं और एक इदारे को जो है वो हेड भी करते हैं। और जो 25 साल इस शोबे में आप काम कर रहे हैं और इन महारत कार के हिसाब से अगर जो भी कुछ हमने इनके सामने रखा उसका बड़ा तशफ़ी बख्श जवाब हमें मिला। हम आपका खैर मकदम करते हैं। शुक्रिया। शाहिद साहब इक़्तिसादी माहिर हैं, आप इक़्तिसादियात और आज का जो है दुख दर्द हमारी जो है कमर दर्द की तरह जो है हमारी बैकबोन की तरह ये मसला अटका हुआ है। आज जो सबसे बड़ा जो कैंसरिक सूरत हाल है ये IPPs की जो कंपनियां हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं और जो बर्बादी फैली हुई है और इस पर इल्ज़ाम आ रहा है कि ये हमारे लोग 40 फैमिलीज़ हैं जो 106 मुकामी जो है उसके मालिकान हैं और वो उन्होंने अपनी कंपनियां डाली हुई हैं, वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं और हमारी हालत तो गरीब तरीन होती जा रही है। इसका जवाब आपके पास क्या है? ये खेल क्या है? ये घपला क्या है? गोरा धंधा क्या है? आप बताएं प्लीज़। देखिए, ये तो वाकई आपने सही कहा है कि ये जो IPPs का इशू है ये बिल्कुल कैंसर की शक्ल इख्तियार कर गया है। अगर ये ज़िंदा रहेगा तो हमारे मुल्क की आवाम शायद ज़िंदा ना रह सकें, इसलिए कि अभी जो राइट नाउ बात हो रही है, इंडस्ट्री जो है तकरीबन 25% इंडस्ट्री बंद कर दी गई है जो रिपोर्ट किया जा रहा है। और जो अभी आपने देखा हो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो हमारे एक साकिब गौहर साहब जो केयर टेकर हुकूमत में वजीर भी रहे हैं, नहीं अभी केयर टेकर हुकूमत में रहे हैं, इसकी आल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन के वो चेयरमैन भी हैं, वो उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा भाई इस रेट पर जिस पर हमें बिजली दी जा रही है इस पर हम इंडस्ट्री नहीं चला सकेंगे, इसलिए कि दुनिया भर में 5 सेंट पे बिजली दी जाती है फ़ी यूनिट, हमें ये 16 सेंट पे दे रहे हैं। जबकि हमने कहा यार चलो 5 सेंट पे दुनिया देती है, आप हमें 9 पे दे दो, मगर वो कहते हैं जी हम तो ये दे नहीं सकते, हम तो 16 पे देंगे। तो मसला ये है कि वो परेशान है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जी उन्होंने इंकिशाफ किया कि ये जो पावर प्लांट लगे हैं जिसको ये कहा जाता है कि ये इंटरनेशनल कंपनीज ने लगाए हैं, तो उसका पोल भी खुल गया कि बज़ाहिर तो ये नामबाज इंटरनेशनल कंपनीज के हैं लेकिन पीछे जो लोग हैं वो पाकिस्तानी हैं, बिल्कुल कम उसमें मुस्लिम लीग के लोग हैं या उनके हवारी हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी के पीपल्स पार्टी के लोग हैं, एग्जैक्टली या उनके लोग हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं। इसी तरह से जो हमारे फौजी इदारे हैं उनके पावर प्लांट भी हैं। इसी तरह से और भी लोकल जो फैमिलीज बिजनेसमैन हैं उन सबके पावर प्लांट हैं, सबके। चाइना का नाम लेकर ये कहा जाता है भाई चाइना नाराज हो जाएगा, हालांकि इस पूरे स्ट्रक्चर में चाइना का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा 8% है। वो तो कहते हैं, एक्सक्यूज मी, वो तो कहते हैं जो इम्प्रेशन क्रिएट किया जाता है ना चीज़ों को ग्रे एरिया में लाने के लिए, उसमें तो वो कहते हैं कि चाइना की से हमारी ये पूरी दुनिया में चाइना ये देता है, प्लांट लगाता है और लिहाजा हमने भी उससे लगवाए। लेकिन आज ये इंकशाफ अलग है कि कितने 7% है जो चाइना की कंपनी, जी बाकी मोर देन 90% जो है वो हमारे लोकल लोग ही हैं सारे। ये 40 फैमिलीज का जो जिक्र किया जा रहा है और 106 कंपनियां जिनकी हैं, 106 कंपनियां, जी 106 कंपनियां। अब वो इतना मौका जो दिया है वो इक़्तिदार वालों से ही है, और मुक़्तदर हल्के से कह लो या इक़्तिदार वाले हल्कों से कह लो, उन्हीं से हैं। तो फिर हम कहाँ रह गए या अवाम कहाँ है और इसकी हालत क्या है? और 2000 बिलियन जो है उसका गर्दिशी कर्जा है। नहीं देखिए, गर्दिशी कर्जा जो है वो तो तकरीबन 2800 अरब है जो हमने पे नहीं किया।
इसके अलावा हमें इस साल भी कैपेसिटी पेमेंट 2000 अरब देने। कैपेसिटी पेमेंट का मतलब ये है कि हम चलाए न चलाए, बिजली बनाए या न बनाए, वो हमें पैसे उन्हें दे ये पैसे देने। जो काम लिया नहीं है हमने, जो उन्होंने किया नहीं है, उसकी अदायगी कर दें हम। बिल्कुल बिल्कुल। आप यकीन करें कि जो 106 पावर प्लांट है उसमें से 53 पावर प्लांट सिर्फ 10% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं और 100% कैपेसिटी के पेमेंट लेते हैं। तो ये एक बात बताइए कि ये यहाँ तो बिजली आती है, अभी भी लोड शेडिंग हो रही है और वो 10% प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमारी ज़रूरतों को मीट भी कर नहीं पा रहे। तो ये बिजली का झाक आ रही है और इसका जो घपला आप बता रहे हैं उसकी भी निशानदेही करेंगे। गेम है क्या? देखिए एक बात सुने, अब हमने पावर प्लांट, बिजली की शॉर्टेज हुई, पावर प्लांट लगा लिए, चले भाई ये बात भी ठीक है, पावर प्लांट आपने लगा लिए, लेकिन जब पावर प्लांट कोई लगता है उससे पहले ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाती है कि जब ये पावर प्लांट चलेगा तो वो बिजली यहाँ से नेशनल ग्रिड में जाएगी और फिर डिस्ट्रीब्यूट होगी शहरों में। डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनियां नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन का तो मसला ये है नेटवर्क बनाया होगा ना। यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो हमारी कैपेसिटी है प्रोडक्शन की वो 41,000 मेगावाट से ज़्यादा है और जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है वो मैक्सिमम 22,000 मेगावाट ट्रांसमिट कर सकती है। तो अगर हम बना भी लें तो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। अब आप जो है खून पे खून की बोतलें चढ़ाए जा रहे हैं और जो है आपकी नालियां है नहीं। एग्जैक्टली यही बात है कि आपकी नालियां है नहीं, आप बोतलें चलाएंगे तो वो जाहिर क्या है होगा, क्या हालत होगी इस बॉडी की? स्पिल ओवर हो जाएगा, फिर आपको रोकना पड़ेगा, फट जाएगा। एग्जैक्टली तबाही बर्बादी का बायस बनेगा। तो यही मसला है कि भाई ट्रांसमिशन लाइन क्यों नहीं बिछाई गई। इस मुल्क के कौन पॉलिसी मेकर हैं, वो कौन इंजीनियर्स हैं जो ऐसी पॉलिसी बनाते हैं। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि थर में जो हमने पावर प्लांट लगाए हैं वो 2640 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखते हैं, जिस पर नाच कर रही है पीपल्स पार्टी। लेकिन मत के बाद बताएं ना, उसकी भी ट्रांसमिशन जो है ना वो 1800 मेगावाट तक की हमारे पास है और सिर्फ 200 किलोमीटर की लाइन बिछानी थी। थर वाले कितने बना रहे हैं? 2640 मेगावाट वो बिजली बना रहे हैं। वो सस्ती बिजली है लेकिन उसकी ट्रांसमिशन लाइन भी पूरी नहीं होने की वजह से एक पावर प्लांट उसका इफ्तिताह शहबाज शरीफ ने किया, लेकिन वो चल इसलिए नहीं रहा कि बनाएंगे तो ट्रांसमिशन कैसे करेंगे। तो भाई जब सब चीजें हैं रिपीटेडली आ रही, एग्जाम्पल्स आ रही हैं, सारी तबाही का मनाजिर नजर आ रहे हैं और फिर वही एक्सरसाइज कर रही है, वो वही पावर प्लांट लगा रहे हैं जिसकी सप्लाई नहीं है, जिसको ट्रांसमिशन नहीं है, जिसकी यार ये कैसे, वो क्यों कर रही है सब कुछ? जहांगीर साहब एक मजे की और बात ये है कि ये जो 41,000 से ज्यादा मेगावाट के पावर प्लांट लगे हुए हैं, अभी तो कुछ ऐसे हैं जिनसे मुआहदे हो चुके हैं, वो लग रहे हैं, वो भी अभी आएंगे, उनकी भी पेमेंट करनी होगी। अच्छा, वो भी पाइपलाइन में बर्बादी का सामान किए हुए बैठे हैं हमारे लिए। अच्छा, जिस तरह सारी चीजें, तो बड़ा चस्का लगा हुआ है ना ये मुफाद परस्तों को, जो हमारे कुरान सफ़ों पे भी मौजूद हैं और बर्बादी कर रहे हैं। और ये जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी है जो जिसको ओन कर लेती है जब कोई चीज़ कमज़ोर नज़र आती है और फ़ायदा उठाती है और फिर मुल्क के नारे लगाते हैं कि हम तो इसकी बका की, इसकी सलामती के लिए हम मुजाहिद हैं, हमारे अलावा कोई नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मसला ये है कि यहाँ पर आवाम को बिल्कुल बेवकूफ़ समझा जाता है, नारे लगा के उसके पीछे लगा दिया जाता है। पहले ये नारे लगाया गया कि जी पाकिस्तान से अंधेरों का खात्मा कर देंगे। भाई अंधेरों का खात्मा इस कीमत पे करोगे कि जो रिहायशी है उनको मार दिया जाए, रोशनी का खात्मा कर दिया। रोशनी में वो जब जिंदा लाशें रहेंगी क्या? मसला ये है कि कोई प्लान नहीं है सिवाय पैसे कमाने के। अंधेर नगरी चौपट राज है। और दूसरी बात यह है कि जिसको भी देखें, अभी देखिए जब ज्यादा शोर मचाए ना, एक आदमी सामने आया है जो SM तनवीर साहब हैं, उनके 2 पावर प्लांट हैं। उन्होंने आके अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाई मेरे भी 2 पावर प्लांट हैं, मैं राजी हूं कि मुआहदे को आप जिस तरह चाहें तब्दील कर लें, मैं सरेंडर करने को तैयार हूं। तो उसकी वजह से लगा ये कि इसका भाई जो चीज़ है, जो सिस्टम है, जो एरियर बना के रखा है, जो पुरानी अदायगियां हैं कि उससे भी विड्रॉ हो रहे हैं वो। नहीं अभी तो वो एक अलग मिसाल उन्होंने दी है। नहीं कम से कम एक आदमी ने ऑफर की है, लेकिन क्या बताएं आप कि मियां मंशा जो है उसके 5 पावर प्लांट हैं और उसके ज़्यादातर पावर प्लांट बंद रहते हैं और वो पैसे लिए जा रहा है। क्या इसको आगे बढ़ के नहीं कहना चाहिए था कि भाई मैं भी सरेंडर करता हूं? इसी तरह से अगर गुल अहमद टेक्सटाइल वाला जो है इकबाल अली मोहम्मद, वो भी कह सकता था। इसी तरह टपाल वालों का है, इसी तरह हुसैन दाऊद के पावर प्लांट है, इसी तरह हमारे, ये इनको नजर नहीं आ रहा है क्योंकि ये लोग भी तो बिजनेस कम्युनिटी से बन गए ना, जो हमारे सियासतदान हैं, जो मुल्क पर हुक्मरानी कर रहे हैं, जो मुस्लिम
लीग से लेके जो है पीपल्स पार्टी से लेके और बल्कि दूसरे इत्यादियों से, इनका तो काम ये कि क्यों किसी को तो डिस्टर्ब इसीलिए करेंगे? तो मैं कह रहा हूं कि बिजनेस कम्युनिटी इतने जोर शोर से इसके अगेंस्ट एहतजाज नहीं कर पा रही कि बहुत बड़े बड़े जो जाइंट्स हैं यहाँ पे, बिजनेस टाइकून हैं, वो तो इसके बेनिफिशियरी हैं। लिहाजा वो कहते हैं हमारी बाग इंडस्ट्री नहीं भी चलेगी, हमारे तो मुफ्त के पैसे आ रहे पाकिस्तान हैं। का बेनिफिशियरी कौन है? पाकिस्तान के बेनिफिशियरी यहाँ के हमारे अवाम माहिर है, इक़्तिसादियात, जिनका ये जवाब हमें चाहिए। देखिए पाकिस्तान के बेनिफिशियरी होने चाहिए पाकिस्तान के अवाम जो पिस रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि लोगों के पास बिल देने के पास बाद खाने के पैसे नहीं बच रहे हैं। इंडस्ट्री बंद होगी तो रोजगार खत्म हो जाएगा, लेकिन इस पर कोई काम ही नहीं हो रहा। ऊपर देखें, से एक हम यहाँ देख लेते हैं, ये तबाही का मंजर जो नजर बस देखने के से ताल्लुक रखता है, इबरतनाक मंजर। अब ये चीज़ें इतनी ख़राबी हो गई कि ये रिवर्सेबल है। कि जहांगीर साहब, अंग्रेजी में कहा जाता है इट इज़ नेवर टू लेट, इफ़ देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। मसला ये है कि अगर कोशिश की जाएगी, अगर लोग बैठेंगे, हल करना चाहेंगे, ये हल हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, जिन्होंने रिश्वतें ली हैं ना, फिर उनका नाम भी तो आएगा। तो ये सारे गेम जब सारे गैंगस्टर बन गए, गेम गैस, तो उसमें कैसे उम्मीद रखी जा सकती है कि कोई ऐसा बहादुर पैदा होगा, कोई सब तब्दीली में लेके आएगा जो कौम की खैरखाई के लिए होगा। आप ये देखें, अगर एक मिसाल आ रही थी हमारी गुफ्तगू में कि अब भी इसके बावजूद भी जो शहबाज शरीफ उसी प्लांट को लगा रहे हैं, नए प्लांट दे रहे हैं। ये नहीं कि उन्होंने कोई सबक सीखा हो, तबाही का सामान रोका हो, बंद किया हो, अभी भी वो उसी एक्सरसाइज को जो है वो कर रहे हैं। तो ये क्या है? देखिए, इस मुल्क में सियासी मामलात जो है ना, उनको इतना आगे रखा जाता है कि जो साहिवाल में पावर प्लांट लगाया गया है वो इम्पोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट है। आप मुझे बताइए कि एक तो वो थरका कोल नहीं है, अब ऑस्ट्रेलिया से या इंडोनेशिया से एक मैं आपको ज़िम्नी सवाल, थरका कोल को तो कहते हैं कि उसका स्टैंडर्ड ही नहीं है, वो तो बिल्कुल खोखला है, और उसको तो जो लागत उसके निकालने पे आ गई थी उससे कहीं ज़्यादा है, और फिर भी वो निकाला जा रहा है, उसके पर जश्न मनाया जा रहा है कि हमारे मदनियात हैं, सोना है, कोयला है। वहाँ ये तस्वीर नज़र आती है। आप ये बता रहे हैं। देखिए, अगर पहले ऐसे ही कहा गया कि थर्कोल जो है ना वो इस काबिल नहीं है, कि उसमें इतनी हीटिंग वैल्यू नहीं है, उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है, उसमें पता नहीं क्या ख़राबी है, लेकिन जब चाइना के साथ सिंध गवर्नमेंट ने और जो एंग्रो ग्रुप है इन्होंने मिलकर जॉइंट वेंचर किया, वहाँ से जब वो हमने एक्सट्रैक्ट किया और उसी साइट पर हमने पावर प्लांट लगाए, तो आप यकीन करें पहले 330 मेगावाट के 2 पावर प्लांट लगाए, वो कामयाबी से चले, फिर मज़ीद लगाए और इस वक्त जो है वो 2640 मेगावाट बिजली वहाँ से प्रोड्यूस हो रही है। इसके अलावा 2640 मेगावाट थर कोल के वहीं पर ऑन साइट लगे हुए, ये प्लांट ऑन स्पॉट लगे हुए हैं, यानी वो वहीं पर थर में लगे। इसके अलावा जब कोयला इंटरनेशनल मार्केट में महंगा हुआ तो हमारे यहाँ जो पूरी की पूरी सीमेंट इंडस्ट्री है ये भी अपनी जो फ्यूल है वो कोयला इस्तेमाल करती है। कोयला जो था $50-55 फी टन। एक बात मुकम्मल होने दीजिए कि इंटरनेशनली $50-55 फी टन मिला करता था बरसों से, लेकिन अचानक ये हुआ, ये जो कोविड आया उसके बाद वो कोयला $440 फी टन हो गया इंटरनेशनल मार्केट में। जी, तो फिर क्या हुआ कि जितने ये पावर प्लांट थे किनके, ये जो सीमेंट सेक्टर था, इन्होंने 30% जो है थर कोल को मिक्स करके चलाना शुरू किया। इसका मतलब है थर कोल इस्तेमाल हो सकता है, उन्होंने भी इस्तेमाल किया। और अभी रिसेंटली अब ये जो अभी अवैस लगारी साहब इस वक्त चाइना में है, वो 2 बातें करने गए हैं। एक बात तो वो ये कह रहे हैं कि भाई जो आपके हमारी तरफ ड्यूज है पावर सेक्टर के, तो उसको एक तो हमें उसको रीशेड्यूल कर दें, इस तरह कर दें, किस्तें कर दें, जैसे आपका बिल ज़्यादा आ गया किस्तें कराते नहीं, उसकी रीप्रोफाइलिंग कर रहे हैं कि हम किस्तों में आपको दे देंगे। दूसरी बात ये करने गए हैं कि जो 2 पावर प्लांट
हब पावर पर, यानी जो कराची के नज़दीक हब में लगे हुए हैं, जो इम्पोर्टेड कोल पर है, उसकी बात करेंगे। इसको आप थर पे कन्वर्ट कर दें, थर कोल पर। अब उसमें थर कोल पे कन्वर्ट करने में तकरीबन 5 से 6 महीने लगेंगे और उस पर इन्वेस्टमेंट भी होगी, इसलिए कि उसमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। लेकिन ये थर कोल पे चलेगा और उससे 5 से 7 रुपए का जो है ना फी यूनिट बिजली तैयार होती है। देखिए एक बात बताएं, देखिए एक तो बड़ी ज़बरदस्त 1 मिनट की बात मैं मज़ीद कर लूँ। एक तरफ तो ये इतनी सक्सेस स्टोरी है थर कोल की, और दूसरी तरफ जो है जो उसकी सप्लाई भी नहीं उस पार आगे से, उसका ट्रांसमिशन ही नहीं है ना उसमें। तो ये सारी चीज़ें बरकरार रहने के बावजूद ये जो नई चीज़ें ला जा रही हैं, रोल ओवर भी हो जाए, नया स्ट्रक्चर भी आ जाए, वो नया प्लांट भी लग जाए, सूरत हाल तो बद से बदतर हो जाएगी। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको लोड करते रहेंगे तो कैसे ये हमारे स्ट्रक्चर उठाएगा। जहांगीर साहब, करप्शन और नाअहली की इंतहा है इस मुल्क में। आप ये सोचें कि थर कोल पर जब ये थर से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे थे कोयला, तो उसके लिए पानी की ज़रूरत थी। लिहाजा उसके लिए उन्होंने सोचा कि हम मीठा पानी तो ज़ाहिर है नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो जो सेम नाला होता है जिसमें कि ज़मीन का पानी जहाँ ज़्यादा हो जाता है वो वापस समंदर की तरफ जाता है, उसे सेम नाला कहते हैं। उसको डाइवर्ट करके थर की तरफ लाया गया और उस पर एक फ़िल्टर प्लांट लगाया गया ताकि वो फ़िल्टर प्लांट उसे प्रोसेस करे और फिर वो पानी इस्तेमाल के काबिल हो, वो उस जो थर पे जो ज़रूरत है वो पूरी हो सके। ठीक है, लेकिन जब वो कंप्लीट लग गया प्लांट और जब पानी उससे निकाला गया तो पता चला जो इन्होंने फ़िल्टर प्लांट लगाया है वो उन तमाम चीज़ों को प्रोसेस कर ही नहीं सकता जो उसमें शामिल है। लिहाजा वो कह रहे हैं कि यार अब तो ये दूसरा पावर वो लगाना पड़ेगा फ़िल्टर प्लांट और उस पर मजीद 40 अरब रुपए खर्च होंगे। तो आप मुझे बताइए कि ये कैसी जो हमारे माई बाप बनते हैं, जो हुकूमतें चलाते हैं, तो ये इनको ये नहीं नजर आता है कि ये पाकिस्तान को कितना बड़ा डैमेज कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, किसी भी काम को करने से पहले लेबोरेटरी टेस्ट होता है। उसको जो प्रोसेस करना था पानी, उसके लिए जो फिल्टर प्लांट चाहिए था, उसको अगर पहले टेस्ट करते तो 40 अरब की सरमायाकारी और 4-5 साल हमारे ज़ाया नहीं होते। शाहिद साहब, जो गर्मा गर्म बात हुई है, लेकिन जाहिर है कि हमारा दिल जला हुआ है, सीना जला हुआ है, उसमें से ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, काश के कुछ पिघल सके, इनके जो है मिजाज, इनका ज़मीर कुछ हो जाए। यह एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ हमारे माहिर इक़्तिसादियात शाहिद अली साहब मौजूद हैं, उनसे मज़ीद सवालात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हम आपका खैर मकदम करते हैं। हमारे साथ जो है माहिर इक़्तिसादियात शाहिद अली साहब मौजूद हैं और उनसे कुछ सवालात का सिलसिला हम जारी रखते हैं। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिसका दुख जो है वो आवाम के कलेजों में तकलीफ़ बन के तड़प रहे हैं। तो हम ये सवाल आपसे कर लें, एक नया जो है हम बाब खोल लें, चैप्टर खोल लें दुखों का, क्या इस कौम पर क्या कुछ बीत रहा है। वो ये सवाल ये है कि आपने एक इशारा किया था कि अब जो नई चीज़ें हैं, नए वाक़यात हैं, जो वारदातें हो रही हैं, उसमें सबसे बड़ी वारदात हमारे साथ, कौम के साथ हो क्या रही है, ये आप बताएं। देखिए, मसला ये है कि हम ना कई तरफ से फंसे हुए हैं। एक तरफ हमारा ये मसला है कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ नहीं पा रही, इंपोर्ट को हम बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहे हैं, और जब इंपोर्ट को कंट्रोल करते हैं तो उससे इंडस्ट्री बंद हो रही है, उससे बेरोज़गारी फैल रही है और जो जीडीपी की ग्रोथ है वो बहुत स्लो हो गई है। तो एक इशू तो इस तरफ से आ रहा है जो करंट अकाउंट का है। दूसरा इशू ये आ रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट जो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। जी हाँ, वही बताने चाह रहा हूँ कि दूसरी तरफ ये हुआ कि जब हमारी इंडस्ट्री, एक्सपोर्टेबल इंडस्ट्री जो है वो जब बंद हो रही है या उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर पा रही, लिहाजा उसकी वजह से ये हो रहा है कि हमारे रुपये पे प्रेशर आता है और डॉलर महंगा होता चला जाता है। जब डॉलर महंगा होता है, महंगाई होती है तो स्टेट बैंक जो है ना, महंगाई के ऊपर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता चला जाता है
वो महंगाई की कंट्रोल करने के लिए हमेशा इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है। अब वो 22% पे ले गया था, अब जाके थोड़ा सा उसे लगा कि महंगाई कम हुई है तो उसने उसे 1.5% कम किया, एक बात बताइए, 20.5% पे अब इस इससे वक्त जुड़ी रेट हुई है। बात है, लोगों को, आम आदमी को समझना चाहिए, ये जो डॉलर को जो कंट्रोल कर रहे हैं ना, बदतरीन सतह पर ही है ये, लेकिन कहीं ना कहीं कंट्रोल किया है इन्होंने। तो वो कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? इंटरेस्ट रेट भी इनको देख लें, इनके पास कोई एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही है, इनके कोई ज़र मुबादला नहीं आ पा रहा है, कोई नए वेन्यू नहीं खोल पा रहे हैं, और इंडस्ट्री भी यहाँ जो है इम्पोर्टेड चीज़ें हैं वो इसलिए नहीं बन रही है कि वो जो है वहाँ से बहुत भारी, हमारा डॉलर ही ऐसा है। ये सब कुछ है, तो ये कैसे कंट्रोल कर पा रहे हैं? क्या आर्टिफिशियली है ये कोई? देखिए, ये ज़्यादातर जो है ना धौंस और धमकी के साथ काम किया जाता है। लोगों को डिस्करेज किया जाता है कि वो डॉलर ना खरीदें, जो बेचने वाले हैं उनको डिस्करेज किया जाता है, और जो भी डॉलर है मार्केट में, वो जब भी एक्सचेंज कंपनीज खरीदती हैं ओपन मार्केट में, वो फिर स्टेट बैंक उससे बाय करता रहता है ताकि अपने रिजर्व को मेंटेन कर सके। इसलिए कि एक्सपोर्ट इतनी नहीं हो रही, हमारे जो रेमिटेंसेज भी हैं वो तकरीबन वो 30 अरब के आसपास ही आके रुके हुए हैं। तो एक तरफ ये हमारा प्रॉब्लम है, लेकिन दूसरा इससे ज़्यादा बढ़कर प्रॉब्लम ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो अपने जो गैर पैदावारी या नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस हैं उसको कम नहीं कर रही, उसकी वजह से लोकल कर्जा मुसलसल लिए जा नॉन रहे हैं। प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर क्या क्या है? मिसाल के तौर पर जैसे ये जो मराद सबको दी हुई है, जिसका रोज़ जिक्र होता है कि जनाब तमाम ब्यूरोक्रेसी, तमाम जजीज, तमाम फ़ौज के बड़े अफसरान, तमाम वज़ीर, सेनेटर और जो वापडा के जो एहलकार हैं, ये सब फ्री बिजली लेते हैं, फ्री पेट्रोल लेते हैं, इनको बहुत सारी गाड़ियां दी जा रही हैं। अभी आपने सुना है कि मरियम नवाज शरीफ ने पूरे सारे ब्यूरोक्रेट्स को नई कारें खरीद के दी हैं। कार का इसके अलावा वो हेलीकॉप्टर की बात हो रही इसके अलावा डिफेंस में, यानी लाहौर के डिफेंस में ब्यूरोक्रेट्स के लिए नए घर बना के दिए जाएंगे ताकि वो उनके लिए काम कर सके। यानी ये भी सियासी रिश्वत दी जा रही है, सिर्फ जो है इक़्तिदार बचाने के सारी खेल हो रहे हैं, और अवाम जो है वो जाहिर है कि उनकी क्या हालत होनी है। लेकिन देखिए इसका कैसे इतनी बड़ी झूठ बोल लेते हैं, कैसे धोखा दे देते हैं? क्या इनको ये नहीं मालूम है कि लोग, कोई ना कोई तो समझ रहा होगा ना बात को, कहीं तो आग भड़केगी ना, खुदा ना करें हमारे मुंह में खाक, हमारे ममलिकत का, हमारी रियासत का मसला है, हमें तो इससे मोहब्बत है। इनकी कौन सी मोहब्बत है अपनी जागीरदें बनाने के अलावा? देखिए मसला ये है कि ये इतने ज़्यादा अब एक्सपोज हो चुके हैं, अब इनकी कोई बात छुपी हुई नहीं रही है, लेकिन उसके बावजूद ये इस कदर, मतलब क्या कह सकता हूँ मैं, कि उनको शर्म ही नहीं आ रही कि हम जो काम कर रहे हैं इससे हमारे मुल्क के अवाम की ज़िंदगी मुश्किल हो गई है। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि कर्ज़ा चढ़ता जा रहा है, और जब कर्ज़ा बढ़ता रहेगा तो इस वक्त जो अभी फिगर आई है कि बैंकों के जो डिपॉजिट्स हैं हमारे बैंकों में, उसका तकरीबन 98% जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उधार ले रखा है। यानी अब मुझे बताइए कि ये अगर फिगर और बढ़ी तो फिर पैसा कहाँ से आएगा? 98% ऑफ डिपॉजिट्स जो बैंकों के हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उधार ले रखे हैं बैंकों से। तो उसका भी तो कोई क्राइटेरिया होगा ना, उससे कट ऑफ वैल्यू होगी कि भाई इतने कर्जा ले सकते हैं, आपने 98 ले लिया, 100% में रह क्या गया? मैं यही कह रहा हूँ, उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। हालांकि देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, 60% का है। हमारे यहाँ एक कानून बना था परवेज मुशर्रफ के दौर में, जीडीपी का 60%। जी वो कानून था फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट। उसके तहत ये था कि कोई भी हुकूमत पाकिस्तान की उसके जीडीपी का जो साइज होगा उसके 60% से ज़्यादा कर्जा नहीं ले सकता। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान पे कर्जा है वो जीडीपी के 80% से भी ऊपर जा चुका है, 60% और कोई अब उस लिमिट को नहीं देख रहा। ये जो 98% आप क्या बता रहे हैं? 80%? ये है वो जो बैंकों में डिपॉजिट हमारे और आपके रखे ना, तो अब बैंक भी ये देखते हैं कि भाई हम इंडस्ट्री को उधार देंगे, कोई पता नहीं वापस करेगा नहीं करेगा, और इनका प्रॉफिट का रेशो बहुत है, और कि सबसे सारे अगर कोई अमीर तरीन होते जा रहे हैं ना, बेहतर होते रहे, वो बैंक है, निजी बैंक है। तो आप स्टॉक एक्सचेंज जो बढ़ते हुए देख रहे हैं उसका मेजर जो सेगमेंट है जिसकी वजह से इंडेक्स बढ़ा है, सबसे ज़्यादा जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है पॉइंट्स में, वो बैंकिंग सेक्टर है। इसलिए कि बैंकों के जो शेयर्स हैं वो 4-4, 5-5 गुना बढ़ गए हैं, उनकी अर्निंग इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप सोच नहीं सकते।
अब वो जो वो इंडस्ट्री को कैसे दें, डोमेस्टिक जो है वो कैसे मिले। अब ये क्या है कि जब देखें उसमें तो आप खून जो है वो डाल रहे हैं जिसकी आपके पास सप्लाई लाइन नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ ये आप ये कर रहे हैं कि जो खून आप चूस रहे हैं वो चूस रहे हैं और उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, और आपको कुछ करना ही नहीं है, इंडस्ट्री को भी कर्जे नहीं देने हैं, पब्लिक को भी कर्जे नहीं देने हैं, आप तो वैसे ही प्रॉफिटेबल है, बल्कि प्रॉफिटेबल क्या, आप तो बेनिफिशरी हैं बड़े, बहुत बड़े। और इसमें दूसरी जो दुख की बात यह है कि जो ज़्यादातर बैंक हैं उनके जो मेजर मालकान हैं वो पाकिस्तानी नहीं है, तो जब वो बैंक प्रॉफिट अपना फॉरेन बैंक तो अलग है ना, तो डॉलर में वापस जाता है। फॉरेन बैंक अलग है, लेकिन जो एनुअल रिपोर्ट्स आती हैं, जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, वो पाकिस्तानी बैंक भी बड़े मजे में हैं, नहीं कुछ किए बगैर। देखिए वो तो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, हबीब बैंक की जो मेजर स्टेक है वो उसका मालिक जो है आगा खान है। आगा खान तो फ्रांस में रहता है। इसी तरह यूबीएल का जो मालिक है वो सर अनवर परवेज़ है, वो भी गैर मुल्की है, वो पाकिस्तानी नहीं है। बेस्ट वे ग्रुप के नाम से उसके सीमेंट के कारखाने भी हैं, तो वो भी जब डिविडेंड देता है तो वो भी बाहर जाता है। इसके अलावा बैंक अल्फला जो है वो यूएई के शेखों का है। इसी तरह जो फैसल बैंक है वो भी जो है ना मिडिल ईस्ट के लोगों का है। सांबा बैंक तो मसला नहीं है, भी जो रोटेशन होती है जो वो भी काम नहीं आ रही है कि भाई हमारा पैसा हमारे पास आए। नहीं, यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो कि करेंसी ज्यादातर बैंकों के मालिकान गैर मुल्की हैं, तो जब वो प्रॉफिट कमाते हैं वो अपना प्रॉफिट डॉलर में लेके जाते हैं, फिर डॉलर के ऊपर प्रेशर आ जाता है, फिर उसके बाद डॉलर ऊपर जाने लगता है। तो अभी जो आर्टिफिशियल रोका हुआ है ये रुकेगा नहीं। इस जो आईएमएफ कहता है कि आप इसको आज़ाद छोड़ें, और उनका ख्याल है कि शायद ये 300 रुपये क्रॉस कर जाएगा 2024 के एंड में। तो ये जो सूरत हाल है इसका मतलब है महंगाई और बढ़ेगी, जिसकी वजह से जो हमारे बजट में सूद की जो रकम रखी गई है 9,775 अरब, उसकी वजह यही है कि आईएमएफ समझता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं हो सकेगा, इसलिए कि डॉलर ऊपर जाएगा, महंगाई बढ़ेगी। मतलब उसने पहले से रख लिए कि तुम नहीं कर सकोगे, लिहाजा आप जो है ना इतना रख दें जिससे उसकी अदायगी उनको हो सके। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल पहले से उसी हिसाब से रखा है कि भाई आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम नहीं कर सकेंगे, जबकि हमें रोज़ाना ये खबरें सुनाई जाती हैं कि महंगाई कंट्रोल में आ रही है, कंट्रोल में आ रही है, लेकिन आईएमएफ कह रहा है कि आप नहीं कंट्रोल कर सकेंगे और ये डॉलर ऊपर जाएगा और महंगाई बढ़ेगी, लिहाजा इंटरेस्ट रेट जो ना 20% के आसपास ही रहेगा इस साल, कम से कम 2024 में। तो ये जब सूरत हाल है तो इस मुल्क को चलाना इस वक्त बहुत मुश्किल हो गया है। दूसरी तरफ इन्होंने 2 ऐसे इदारे बनाए थे जिससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की थी अवाम ने कि शायद पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी, इंडस्ट्री चलेगी, कुछ महंगाई कम होगी, रोजगार क्रिएट होगा। हालत क्या है? अब वो 2 इदारे बनाए गए। एक का नाम था स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। उससे कहा गया था कि भाई 1 साल के अंदर अंदर तकरीबन 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आएगी। आप यकीन करें वो 1 साल पूरा हो चुका है और $1 की भी इन्वेस्टमेंट नहीं आई। क्योंकि वो विंडो उसके जो है डोर बंद है क्या? नहीं, असल मसला ये है कि गैर फाल है, क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जो भी खबरें आ रही हैं, जो रिपोर्ट हो रही हैं, उसके मुताबिक चाइना भी उसमें पैसा देने वाला था, उसमें मिडिल ईस्ट के कंट्रीज भी देने वाले थे, लेकिन वो ये कहते हैं कि पहले अपने मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन को और पॉलिटिकल इस्तेहकाम लाएं, तब जाके हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई ना कोई चीज़ पकड़ लेते हैं, कोई हमारी ये सैकड़ों कमजोरी है हमारी। अगर आप ये करते हैं कि भाई हम ये करके दिखाते हैं, हमने काउंसिल बना ली है और ये नतीजा खेज होगी, आपने कहा भाई सिक्योरिटी तो ठीक कर लो, उन्होंने कहा भाई सिक्योरिटी ठीक कर लो, तो कह रहे हैं भाई बाहर के पैसे तो मंगवा लो, अपने रिमिटेंस तो ले लें, फॉरेन रिमिटेंस जो आते हैं वो तो आपके स्टॉकअप हुए, वो तो कम हो रहे हैं, आपके पास तो मज़ीद कुछ है ही नहीं, आप इंडस्ट्री कहाँ खड़ी है, आपके पास नए नए एवेन्यू नहीं है जिससे आप जो है कारोबार करें और कुछ आप हासिल करें। तो ये तो ऐसा गंजलक सूरत हाल है कि इसको हल नज़र नहीं आ रहा। हाँ, इसी तरह से जैसे मैंने आपको कहा कि एक और इदारा इन्होंने बनाया था, वो जो था गवर्नमेंट सॉवरेन फंड के नाम से बनाया था, जिसके तहत ये चाहते थे कि हम जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के 6 बड़े इदारे जो हैं उसको हम इस फंड में ट्रांसफ़र करेंगे और फिर उनको सेल आउट कर देंगे कतर इन्वेस्टमेंट को या सऊदी अरब के कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी को।
अब उसमें जो बेचना चाह रहे थे, ये तकरीबन 1.5 साल हो गए इस बात को भी। वो जो इदारे थे, आप ये सोचिए, उसमें OGDC था, उसमें पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड था, PPL भी उस था। PPL, उसके अलावा उसमें नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान भी था, उसमें मारी गैस भी था। तो ये जो इदारे हैं जो बेचना चाह रहे थे, ये इस वक्त सबसे बेहतरीन इदारे हैं और तकरीबन साल के 400 अरब रुपए ये कमाते हैं। तो लेकिन उनको इन इदारों को, लेकिन दांव पे IMF लगा ने अभी IMF स्टेक पे रिसेंटली लगा। खबर आई है, उन्होंने कहा भाई आप ये काम नहीं कर सकते, इसलिए कि इसमें भी ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, करप्शन होगा और इस मुल्क को ज़्यादा नुकसान पहुंच जाएगा। एक तो ये समझ में नहीं आता कि IMF हमारा कहीं तो ऐसी बात करता है जैसे वो अब पाकिस्तान का बड़ा खैर ख्वाह है, कहीं वो ऐसा काम करता है कि जिसमें पाकिस्तानी अवाम जो है वो बेचारी पिस जाती है। ये किसी जो ना किसी बिजली का सारा मसला है, इस पे IMF ने कहा है रेट बढ़ाओ, गैस के रेट उसने बढ़वा दिए, बिजली के अभी उसने बढ़वा रोजाना दिए। बढ़ रहे हैं रेट। ये नहीं कि एक दफ़ा बढ़ गए 60 पे हो गए, अब 70 और 80 जो इस तरह तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कहाँ? ये तो जब तक कि गिर नहीं जाए, ये लाश ना बन जाए, ये जब तक तो इनका सिलसिला जारी रखे कोई रोकने वाला नहीं है। क्या आप मुझसे मुत्तफिक हैं या आपके पास कोई रास्ता है? नहीं, जहांगीर साहब आप बिल्कुल 100% दुरुस्त कह रहे हैं। यकीन करें, आवाम की ये सूरत हाल है कि जब 1 महीने बिजली का बिल आता है तो वो कहते हैं यार चलो इस महीने कर्जा लेके भी दे दूंगा, लेकिन अगले महीने कहाँ से लाऊंगा। यानी इस वक्त आवाम भी पिस रहे हैं, इंडस्ट्री जो है हमारी बंद हो रही हैं, सब चीख रहे हैं। इस मसले को अगर हल ना किया गया तो ये बहुत बड़ा बहरान आ जाएगा इस मुल्क में। देखिए, बहरान इस मुल्क में तो आया ही आया है, पहले से आ चुका है। ये मुल्क बहरानी मुल्क कहला सकता है ना। अब आप ये जाहिर है कि हम वक्फ़ा लेंगे, वक्फ़े के बाद जो बातें वो करनी है कि गंभीर सूरत हाल है। माहिर इक़्तिसादियात है, यूनिवर्सिटीज़ में आपने पढ़ाया है, ज़िंदगी के 25 साल इसी तरह आपने निकाले हैं, आपके एक तजुर्बा है, एक मुशाहिदा है, एक मुताला है। ऐसे में अगर हम आपको ये ज़िम्मेदारी दें कि इसका हल बता दीजिए, कोई रास्ता बता दीजिए, कोई उम्मीद की किरण बता दीजिए, तो आप फिर क्या हमें बताएंगे ताकि थोड़ी सी ब्रीथिंग स्पेस मिल जाए, कोई हौसला मिल जाए, जीने का कोई रास्ता मिल जाए। आप क्या कहेंगे? वो उम्मीद किस तरह दिखा सकते हैं? देखिए जहांगीर साहब, दुनिया भर में ऐसे हालात बहुत सारे मुल्कों के साथ गुजरे हैं जैसे हम गुजर रहे हैं। मुश्किल हालात आते हैं कौमों पर, लेकिन जब आप उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, आप जब एनालाइज करेंगे तो बहुत सारे रास्ते निकल आएंगे। और अगर हुक्मरान सही फैसले करेंगे तो अवाम भी उनको सपोर्ट करेंगे। के तो कैसे करेंगे? मसला ये है कि हुक्मरान जो है वो अपनी करप्शन से बाज ही नहीं आ रहे। आप मुझे बताइए, आप किसी सरकारी अफसर के ज़रा टोर देख लीजिए जाके, आप एक असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में जाएं, किसी भी जो FBI के ऑफिसर के पास जाएं, वो आपसे बात इस तरह करेगा जैसे कि वो कोई पता नहीं आसमानी मखलूक है। उसको इतनी फैसिलिटीज़ चाहिए कि वो उसकी फैसिलिटीज़ ख़त्म ही नहीं हो रही, वो काम करने को तैयार ही नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरे मुल्कों से सीखें कि उन्होंने कैसे ठीक किया है, हमारा मुल्क भी ठीक हो सकता है। दूसरों से ही सीखने का अमल है, लेकिन वो भी तो नहीं सीख पा रहे ना। 75 साल हो गए। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के साथ हम इसी सवाल के साथ जाएंगे कि कोई राह तो बता दीजिए। हमारे माहिर इक़्तिसादियत से यही सवाल हमने रखा था, उसका जवाब अब लेते हैं। हमारे साथ रहिए। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हम आपका दोबारा खैर मक़दम करते हैं। हमारे साथ माहिर इक़्तिसादियत शाहिद अली साहब यहाँ मौजूद हैं। ज़ाहिर है कि उनका मुताला है, मुशाहिदा है, आप यूनिवर्सिटीज़ में जो है पढ़ाते हैं, तालीम व ताल्लुम से ताल्लुक़ है, और वो बहुत सारे ऐसे भी हवाले हैं जिसको यहाँ उनके सामने रखना हम रख सकते हैं आपके, कि कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी हैं आप, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो उस हवाले से भी है। लेकिन मसला ये है, जब सारे मसाइल आते हैं एक ही सवाल आता है कि कोई राहदारी भी है, कोई निकलने का रास्ता भी है। और ये जितने आपने बताया था कि रास्ते तो हैं, हमारे वक्फे से पहले तो अपने रास्ते तो हैं, तो हमें भी बता दीजिए कोई उम्मीद की किरण कौन सा रास्ता है, जो रोशन रास्ता है, जिस पर ये हम मजबूर कर दें इन हुक्मरानों को, ये सारे टोलों को, कि वो इस रास्ते को अपनाएं। तो इसके लिए आप हमारी क्या रहनुमाई करें? देखिए जहांगीर साहब, जहाँ तक हमारा ये जो पावर सेक्टर का इशू है,
इस वक्त दुनिया में जो सबसे सस्ता तरीन सोल्यूशन है पावर सेक्टर का, वो है सोलर पैनल। सोलर पैनल इस वक्त सूरत हाल यह है कि हमारे यहाँ तो बहुत जर्मनी रोशनी ने है। जो सोलर एनर्जी इस्तेमाल की है, आप यकीन करें, जब दिन का पीक आवर्स होते हैं, जब सूरज ज़्यादा चमक रहा होता है, तो वहाँ पर रेट माइनस में चले जाते हैं जर्मनी में। आप ज़रा स्टडी करके देखें। अच्छा, अब हमारे मुल्क में भी जहाँ 365 दिन जो है सूरज चमकता है, हमारे पास तो इतनी गुंजाइश है कि हम पूरे सोलर पैनल लगाकर और सस्ती बिजली पैदा करते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, जितने ऑप्शंस हैं ना बिजली पैदा करने के, उसमें टरबाइन इस्तेमाल होती है। अच्छा, और इसमें ये टरबाइन वाहिद सिस्टम बहुत ही है, साइलेंटली। ये वाहिद सिस्टम है जो सोलर पैनल जो है वो सूरज की रोशनी को डायरेक्ट जो है वो बिजली में कन्वर्ट करता है बगैर किसी टरबाइन के। ये सबसे सस्ता सोल्यूशन है। देखिए, एक दो सवाल होते हैं। पहले तो ये कि इन लोगों को, ये लालची लोग जो है ना, ये इतने अच्छे, एक है अपॉर्चुनिटी है ना, कुदरती इनाम है ना, खुदादाद इनाम है ना, लेकिन वो कहते हैं कि अगर ये जो है, अगर आप इससे बनाओगे ना तो इस पर भी हम टैक्स लगाएंगे, अभी इस पर भी हम फिक्स टैक्स कर देंगे, और अभी जो है उन्होंने बड़े वादे किए हैं, इसको यूँ कर देंगे, ये उसको कर देंगे, उसकी कीमतें बढ़ती जा रही। एक बात, इसका जवाब भी मुझे चाहिए। और दूसरी बात ये कि ये जो सोलर सिस्टम है ना, जो सोलर सिस्टम लगाते हैं, जब सोलर सिस्टम बिजली बनाएगा तो ये कैपेसिटी जो नॉन यूजिंग जो है ना, ये जो है ये तो बढ़ जाएगा। इनको तो पैसे ही लगने हैं पावर प्लांट, तो ये तो तबाही हो जाएगी, क्योंकि आप ये ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन वो बिजली सड़ रही है, सड़ती भी नहीं है बेचारी, ये तो सर्कुलेशन में रहती है। तो इसका क्या हाल है? देखिए, बिल्कुल आपने सही बात की है कि अगर लोग अपने जो है वो ये पावर प्लांट लगा लेंगे, अपने ज़ाती जो सोलर पर चलने वाले होंगे, तो वो जो नेशनल ग्रिड है उससे बिजली नहीं लेंगे, तो ये कैपेसिटी पेमेंट तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हुकूमत जो है उसे इसका हल करना पड़ेगा। हल तो बताइए जो आपको नजर आ रहा है। इन तमाम मुआहदों में से ज़्यादातर मुआहदों को कैंसिल करना पड़ेगा, वरना हम सोलर पे भी नहीं जा सकते। अब देखिए ना, आप अगर लगा लें या मैं लगा लूं और फिर मैं के इलेक्ट्रिक की बिजली नहीं लूँगा, तो के इलेक्ट्रिक क्या करेगा कि जो बिजली ले रहे होंगे उनका रेट बढ़ा देगा, इसलिए कि वहाँ तो कैपेसिटी पेमेंट का मसला है। तो गवर्नमेंट यहाँ पर इस तरह फंसी हुई है कि सोलर को भी इनकरेज नहीं करना चाहती कि अगर सोलर लगने शुरू हो गए तो ये पावर प्लांट तो सारे बंद हो जाएंगे, फिर इनसे तो कोई बिजली लेगा नहीं। तो जाए कहाँ? अब देखिए दुनिया भर में क्या हो रहा है। देखिए दुनिया भर में ये हो रहा है कि एक तो जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मौसमियाती तब्दीली आ रही है। हमारा तो और ज़्यादा अच्छी एग्रीकल्चर कंट्री है, हमें अपने मौसमों को, इनका अगर ये अपनी जगह से हिल जाएंगे, हमारी पैदावारी सलाहियत पे फ़र्क पड़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो हमारी ज़मीनें जो है ना वो नाकारा हो जाएंगी, हमारी फसलें तबाह हो जाएंगी। अगर बारिश कम होती है तब भी हम पैदावार नहीं ले सकते, तो हमारी खुराक का मसला भी पैदा हो जाएगा। इसलिए इस मुल्क को तो सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अगर हम सही पॉलिसी बनाएं तो हम पूरी दुनिया से इसके पैसे भी ले सकते हैं कि भाई हम इतना कार्बन जनरेट करते नहीं है जितना हमारे ऊपर असर हुआ है, तो दुनिया उस पर भी सपोर्ट करेगी। पहले हम अपना घर तो ठीक करें। मसले की बात यह है कि एक तो फर्नेस ऑयल इतना महंगा, उससे बिजली बनाते रहे। गैस जो है वो हमने इतनी कुदरती महंगी, एक बड़ी नेमत है ना हमारे, उससे बिजली बनाते रहे। और वो जो बिजली कहाँ है कि उसको बढ़ाने के लिए, उसको चंद कदम को चलने के लिए आपने इंतज़ाम ही नहीं किया, वो पहुँच ही नहीं पाती है बेचारी। और वो उसकी भी दुनिया की अजीब व गरीब जो है ये हमारी हुकूमतें हैं कि जो चीज़ वो बना के ढेर कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल करने पहुँचने वाला नहीं है, और उसके भी चार्जेस ले रहे हैं। और पाकिस्तानी जो 106 कंपनियां हैं और 40 ख़ानदान है उसके, अब वो उसको फैज़ उठा रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, बेनिफिशरी है। ये सब तरह ऐसा नहीं है कि ये जानबूझ के कोई साजिश है, इस ममलिकत के ख़िलाफ़ साजिश है, इस रियासत के ख़िलाफ़ साजिश है। यही नोहा है। आप क्या कहेंगे इसमें? आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल यही बात अब हो रही है। अब हर कॉर्नर से ये बात उठ रही है कि भाई 40 ख़ानदानों को बचा लो या 24 करोड़ आवाम को बचा लो। अब ये बात बिल्कुल ऐसा हो गया है जैसे पानी सर से ऊपर आ गया है। इन्हें ये मसले को हल करना पड़ेगा, ये सस्टेनेबल नहीं है। भाई एक छोटी सी बात है,
ये जो IMF है जो हमें ग़ुलाम बनाए हुए, ये उसको नहीं मालूम है कि यार ये जो कल्प्रिट्स हैं ये डुबो रहे हैं पाकिस्तान को, और इनकी रिकवरी भी मुतासिर हो सकती है और ये इनकी हालत सुधर सकती है। तो ये क्यों नहीं, ये वाली चीज़ें उसने कंडीशनरी क्यों नहीं रखी कि ये करो, ये ख़त्म करो, ये करो, वो करो। इंटरनेशनल माहिरीन हमारे साथ बैठते ना, इसका हल निकालते। ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? ये पूरी दुनिया में IMF जिस मुल्क को भी कर्जा देता है उस मुल्क के हालात दिन ब दिन ख़राब ही होते हैं, कभी बेहतरी नहीं आती। बज़ाहिर ये बताते हैं कि हमारी एक्सपर्टीज़ से आप फ़ायदा उठाएं। देखिए 1992 में आखिरी प्रोग्राम लिया था इंडिया ने, उसके बाद से उन्होंने IMF को खैरबाद कह दिया और आज इंडिया कहाँ तरक्की कर रहा है। चाइना ने IMF से मशवरे ज़रूर किए लेकिन कभी एक पैसा उनसे नहीं लिया, वो मुल्क तरक्की कर रहा है। जो भी मुल्क IMF के चुंगल में फंसता है, आप मिस्र की हालत देखें, उसके हालात हमसे भी ज़्यादा ख़राब हैं। तो ये IMF जो है वो इस तरह के वहाँ के करता है लोग जिससे मुल्क और डूब जाता है। एडवाइस कर रहे थे पूरी दुनिया को कि IMF के चक्कर में नहीं फंसना, चुंगल में नहीं फंसना मिस्र के। हम तो 24वां प्रोग्राम में है, 24 और मरतबा आप ले ये चुके हैं। देखें दियानतदारी इनकी कहाँ झलकती है कि 24वें प्रोग्राम से एक दफ़ा भी डिफ़ॉल्ट नहीं हुए और मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है। इनको कभी ये कहा कि भाई ये रिकवरी रुक जाओ, थोड़ी किस्तें विस्तें कर दो, 12 साल के लिए कर दो, हमें कोई मौका दे दो, सांस लेने की जगह हमारे लिए निकाल लो। वहाँ तो इतने कलेक्टर हैं ये समय बाहर की करेंसी के, इनके सबके। और ये जो अभी आपने बताया कि ये जो बिजली कैपेसिटी का मसला जो है उसके अंदर ये है कि उनको भी नहीं मना कर पा रहे। बाहर वाले तो 7-10% ही आप बता रहे और यहाँ के बाकी 90% जी लोकल। तो ये कुछ भी तो नहीं कर पा रहे हैं। फिर हम उम्मीद की किरण को उसको कैसे समझें? जिसको आप उम्मीद की किरण दिखाना चाह रहे हैं वो तो दिखाएं। देखिए अगर हम सर जोड़ के बैठें और ईमानदारी के साथ सोचें तो पाकिस्तान अपने मसाइल को 5 से 10 साल के अंदर अंदर तमाम इश्यूज़ को हल कर सकता है, इसलिए कि पाकिस्तान पे जो कर्जा है वो इतना ज़्यादा नहीं है जितना कर्जा ज्यादा नहीं है। देखिए उतना नहीं है, अभी भी पैदा होने वाले बच्चे पे लाखों रुपए कर्जा है। ये बात सही है, लेकिन जो हमारे पास वसाइल हैं उसको अगर हम सही तरह इस्तेमाल करें, आप यकीन करें इस साल के बजट का साइज़ अगर आप देखें ना, तो अगर सूबों का और फेडरल गवर्नमेंट का पूरे साइज़ को देखें तो ये 31,000 अरब से बड़ा बजट है। यानी 31,000 अरब से ज़्यादा पाकिस्तान पे इस साल खर्च होगा। अगर ईमानदारी से खर्च हो जाए तो इसी साल आप देखेंगे पाकिस्तान में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। लेकिन IMF जो है वो इनको इस तरह से पेश करता है कि बहुत सारे काम करने नहीं देता, वो इन्हें चक्कर में लगाता है और इनकी जो अल्ले तलल्ले हैं उसको वो कुछ नहीं कहता, वो चाहता है अवाम पे बोझ डाले। डूज डोंट्स अपने हैं जी बिल्कुल ऐसे ही है कि ये करना है ये नहीं करना है, मफाद एक ही है उसका। बिजली के बिल पर रेट बढ़ा दो, गैस के बढ़ा दो, पेट्रोल के रेट बढ़ा दो, समझ में नहीं आता कि कहाँ ये हमला कभी ये नहीं कहता कि भाई ये जो तुम जजों को, जो ब्यूरोक्रेसी को, जो फौज के अफसरान हैं या वजीर हैं या सेनेटर्स हैं, इनकी इमरात को कम कर दो। इस पर कभी बात ही नहीं करता वो कि भाई ये खर्चे तो कम करो ना यार, तुमने इतने खर्चे क्यों किए हुए। और दुनिया के प्लेटफॉर्म से बातें कर रहा होता है कि ये तो खर्चीली कौम है, ये तो फजूल मशागिल में पड़ी हुई है, ये तो मुनाफिकत है। और हमने अपनी डोरी जो तौक है ना 24 दफ़ा ये तौक अपने गले में डाला और काबिल फ़ख्र है कि हमने बहाल किया, हमने IMF का मंसूबा जो है दोबारा लेके आए। ये फ़ख्र की बात है, ये तो शर्म का मुकाम है। अब बिल्कुल सही है, शर्म की बात है, इसमें फ़ख्र की क्या बात है। बल्कि अब तो कह रहे हैं हम शायद 25वें प्रोग्राम में भी जाएंगे, इसलिए कि हमारे मसाइल हल नहीं होंगे इस तरह से जब तक हम गैर पैदावारी अखराजात ख़त्म नहीं करेंगे। आप देखिए सारी दुनिया जो एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री होती है ना उसको मराद देती है, हमारे यहाँ भी मराद थी, उसकी वजह से एक्सपोर्ट में कुछ बेहतरी आ रही थी। IMF ने कहा इनके ऊपर भी जो रेगुलर रेट ऑफ टैक्स है ना वो लगा दो ताकि ये भी बंद करके बैठ जाए। यानी हर वो रास्ता जहां हम तरक्की जिससे हासिल कर सकते हैं IMF वहीं के ऊपर उंगली रखता है, इसे बंद कर दो। नाज़रीन, हम यहाँ ज़ाहिर है कि हमारे प्रोग्राम का वक्त तकरीबन ख़त्म हो चुका। हम ये कहना चाहते हैं कि जो आज का लबलुबाब है जिसको हमने अभी जो डिस्कस किया है उसके कई पहलू निकलते हैं और सबका पहलू का जो मरकज़ी नुक्ता है
ये है कि हमारे जो हुक्मरान सिंसियर नहीं हैं, वो आज के हों, कल के हों, परसों के हों, कभी भी, ये 75 साल में से अगर वारदात होती रही है तो एक ही होती रहे कि अपने ज़ाती मफादात को तरजीह दें और कौम के मफादात को नज़रअंदाज करें। इसका एक ही नतीजा निकलना है कि कौम की बर्बादी, मुल्क की बर्बादी, रियासत की बर्बादी, इसकी किसी को फ़िक्र नहीं है। और अभी भी जो कुछ कहा जा रहा है और जो कुछ ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, उसमें ख्वाब ही ख्वाब हैं और वो कभी शर्मिंदा ताबीर होने नहीं देंगे, नज़र आते हैं, इसलिए कि उसका इंतज़ाम ही नहीं है, उसका इम्कान ही नहीं है। ये एक सवाल है जिस पर आप भी सोचते रहते हैं और हम भी जो है वो अपने माहिरीन से यहाँ बुला के पूछना चाहते हैं, और अब आप फैसला करेंगे कि क्या कहाँ गड़बड़ है और आप बहैसियत कौम ये हुक्मरानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं। बहुत ज़रूरी है अपने मेज़बान जहांगीर सैयद को, अपने मौजूद मेहमान माहिर इक़्तिसादियात शाहिद अली साहब के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। इंशाअल्लाह। अब तो आपकी आदत से पड़ गई है हमें कि जब भी कोई ऐसा बहरान आता है फिर हम आपकी तरफ देखते हैं। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।